हेलो, गुड मॉर्निंग टू 8th क्लास। कल हमने आपका चैप्टर स्टार्ट किया था, क्योंकि इससे पहले जो वीडियो बनी थी उसमें कईयों में आपको आवाज़ नहीं सुनाई दी होगी। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये हमने दीवानी मिलने के बाद खेती में सुधार की ज़रूरत की महसूस की गई। अगर अर्थव्यवस्था संकट में थी तो क्या कंपनी अपना राजस्व आय के बारे में आश्वस्त निश्चिंत रह सकती थी? कंपनी के ज़्यादातर अफसरों को यह लगने लगा कि ज़मीन में निवेश करना और खेती में सुधार करना ज़रूरी है। यानी कंपनी के जो ज़्यादातर अफसर थे उनको ये महसूस होने लगा कि ज़मीन में पैसे लगाना, निवेश करना और खेती में सुधार करना ज़रूरी है। और ये काम किस तरह किया जा सकता था? इस सवाल पर 20 साल अर्थात 2 दशकों तक बहस चलती रही। आखिरकार कंपनी ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया। इस प्रश्न को नोट करो भी, स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया? 1793 में। इस बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। यानी जो राजा थे और ताल्लुकदार थे, गांव के बड़े व्यक्ति या बड़े जिसके पास ज़मीन ज़्यादा थी, उनको जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। उन्हें किसानों से लगान वसूल करने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया। यानी उनका काम क्या था? किसानों से लगान वसूल करो और कंपनी में जमा करो। उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि स्थायी रूप से तय कर दी गई, यानी फिक्स तय कर दी गई। जैसे 500 रुपये फिक्स, ये एक व्यक्ति से 500 रुपये लेने हैं और हर महीने उसका 500 रुपये का जो खर्चा है वो आता रहेगा। इस तरह से ही जो लगान था 6 महीने में दिया जाना है, ये भी तय कर दिया गया था, फिक्स कर दिया गया था। इसका मतलब था कि भविष्य में कभी भी सरकार इसमें बढ़ोतरी नहीं करेगी। अंग्रेज़ों को लगता था कि इससे उन्हें लगातार राजस्व मिलता रहेगा और जमींदारों को ज़मीन में सुधार के लिए खर्च करने का प्रोत्साहन मिलेगा। उन्हें लगता था कि क्योंकि राज्य की ओर से राजस्व की मांग बढ़ने वाली नहीं थी, इसलिए जमींदार बढ़ते उत्पादन से फायदे में ही रहेंगे। अब समस्या क्या थी? स्थायी बंदोबस्त में समस्या क्या थी? परंतु स्थायी बंदोबस्त ने भी समस्या पैदा कर दी। कंपनी के अफसरों ने पाया कि अभी भी जमींदार ज़मीन में सुधार के लिए खर्चा नहीं कर रहे हैं। जमींदार जो थे वो ज़मीन को नहीं सुधार रहे हैं। असल में कंपनी ने जो राजस्व तय किया था वह इतना ज़्यादा था कि उसको चुकाने के में जमींदारों को परेशानी आ रही थी। जो जमींदार राजस्व चुकाने में असफल हो जाता था उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी। बहुत सारी जमींदारियों को अपना कंपनी नीलाम कर चुकी थी। बहुत सारे जमींदारों की ज़मीन को नीलाम कर चुकी थी। 19वीं सदी के पहले दशक में, यानी 1901, 2, 3, 4 से 9 तक का टाइम है ये। पहले दशक तक 19वीं सदी के पहले दशक तक हालात बदल चुके थे। बाजार में कीमतें बढ़ी और धीरे धीरे खेती का विस्तार होने लगा। इससे जमींदारों की आमदनी में सुधार आया, लेकिन कंपनी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि कंपनी तो हमेशा के लिए राजस्व तय कर चुकी थी। यानी कंपनी ने तो फिक्स कर दिया था। अब सरकार राजस्व में वृद्धि नहीं कर सकती थी, लेकिन जमींदारों को अभी भी ज़मीन की बढ़ोतरी यानी सुधार करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनमें से कुछ तो बंदोबस्त के शुरुआती सालों में ही अपनी ज़मीन गंवा चुके थे, अर्थात ज़मीन दे चुके थे। यानी लगान न चुका पाने के कारण वे ज़मीन खो चुके थे। और जो बचे रह गए थे उन्हें अब परेशानी और निवेश का खतरा उठाए बिना आमदनी की उम्मीद नहीं दिखाई दे रही थी। यानी यहाँ पर ये है कि जो कुछ बच गया, जो कुछ जमींदार बच गए, उन्हें बिना परेशानी, यानी परेशानी अगर जमींदार बने रहते हैं तो परेशानी उठानी पड़ेगी और निवेश का खतरा उठाना पड़ेगा। तो ये बताया गया है, उन्हें बिना परेशानी
और निवेश का खतरा उठाए आमदनी की उम्मीद दिखाई दे रही थी। जब तक जमींदार किसानों को जमीन देकर उससे लगान वसूल कर सकते थे, उन्हें जमीन में सुधार करने की कोई परवाह नहीं थी। दूसरी तरफ गांव में किसानों को यह व्यवस्था बहुत दमनकारी है। गांव वालों के लिए ये पहली बात यहाँ पे बताया गया जमींदारों के बारे में। अब है किसानों के बारे में। किसानों को यह व्यवस्था बहुत दमनकारी दिखाई देती थी। किसान जो लगान चुकाना था वह बहुत ज़्यादा था और ज़मीन पर उसका अधिकार सुरक्षित नहीं था। लगान चुकाने के लिए अक्सर उसे गांव के व्यापारी या महाजन या सेठ से कर्जा लेना पड़ता था। अगर वह लगान नहीं चुका पाता था तो उसे पुश्तैनी या खानदानी तौर पर चली आ रही जमीन से बेदखल कर दिया जाता था। अब एक नई व्यवस्था, ये तो थी स्थायी बंदोबस्त और इसकी समस्याएं। अब नई व्यवस्था आई है, इसको और पढ़ते हैं। 19वीं सदी की शुरुआत में ही कंपनी में बहुत बड़े अधिकारियों को इस बात का यकीन हो गया था कि राजस्व आंदोलन में बदलाव जरूरी है। राजस्व में यानी स्थायी बंदोबस्त में चेंज करना जरूरी है। जब कंपनी को शासन और व्यापार के खर्चे चलाने के लिए और पैसे की जरूरत हो तो स्थायी रूप से राजस्व तय करके काम नहीं चल सकता। बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांत, इस इलाके का ज्यादातर हिस्सा उत्तर प्रदेश में है। यानी बंगाल प्रेसिडेंसी का उत्तर पश्चिमी प्रांत के लिए होल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था तैयार की, जिसे 1822 में लागू किया गया। मैकेंजी को विश्वास था कि उत्तर भारतीय समाज में गांव एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है, उसको बचाए रखना चाहिए। यानी 1822 में मैकेंजी ने तैयार की थी योजना और उसका विश्वास है कि गांव एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है, उसको बचाए रखना चाहिए। उसके आदेश पर कलेक्टरों ने गांव-गांव का दौरा किया, जमीन की जांच की, खेतों को मापा, विभिन्न गांवों के रीति रिवाजों को दर्ज किया। गांव के एक-एक खेत को अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गांव या ग्राम समूह या महाल से वसूल होने वाले राजस्व का हिसाब लगाया। यानी टोटल कैलकुलेशन किया, एक किसान के पास कितनी ज़मीन है, तो इस तरह से पूरे गांव के किसानों के पास ज़मीन नोट की गई और पूरे गांव का फिर लगान निकाला गया, कितना बनता है टोटल। तो इसका हिसाब लगाकर इस राजस्व को स्थायी रूप से तय नहीं किया गया, यानी फिक्स नहीं किया गया इसको। उसमें समय समय पर बढ़ोतरी की जा सकती थी, घटाया भी जा सकता था और बढ़ाया भी जा सकता था। राजस्व इकट्ठा करने और उसी कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदार की बजाय गांव के मुखिया को सौंप दिया, यानी गांव के, आजकल हम जिसे सरपंच कहते हैं, उसको सौंप दिया गया था। इस व्यवस्था को महालवारी बंदोबस्त का नाम दिया गया था। तो यहाँ पर प्रश्न बनता है कि भी महालवारी बंदोबस्त को संक्षेप में समझाइए। पूरा पहरा है ये महालवारी बंदोबस्त। अब इसी संबंधित एक वर्ड है महल। महल क्या है भी? ब्रिटिश राजस्व दस्तावेज में महल एक राजस्व इकाई थी। यह एक गांव या गांवों का समूह होती थी, यानी एक गांव को महल कह सकते हैं या गांव के समूह को महल कह सकते हैं। अब है मुनरो व्यवस्था। ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों में भी स्थायी बंदोबस्त की जगह नई व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया गया, यानी दक्षिण भारत में भी नई व्यवस्था लागू करने का निश्चय किया गया। वहाँ जो नई व्यवस्था विकसित हुई उसे रैयतवार या रैयतवारी का नाम दिया गया। कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने टीपू सुल्तान के साथ चले युद्धों के बाद कंपनियों द्वारा कब्जे में लिए गए कुछ इलाकों में इस व्यवस्था को आजमा कर देखा। यानी जब अंग्रेज सरकार टीपू सुल्तान के साथ युद्ध कर रही थी और टीपू सुल्तान की हार हो गई थी और कंपनियों ने टीपू सुल्तान के कुछ इलाके कब्जे में ले लिए थे, वहाँ इस योजना को लागू करके देखा। थॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को विकसित किया था और धीरे धीरे दक्षिणी भारत पर यह व्यवस्था लागू कर दी गई। रीड और मुनरो को लगता था कि दक्षिण भारत में परंपरागत जमींदार नहीं थे, इसलिए उनका तर्क था कि उन्हें सीधे किसानों से ही बंदोबस्त करना चाहिए।
जो पीढ़ियों से ज़मीन की खेती कर रहे थे। राजस्व आकलन से पहले उन्होंने खेतों का सावधानीपूर्वक और अलग से सर्वेक्षण किया। मुनरो का मानना था कि अंग्रेजों को पिता की तरह किसानों की रक्षा करनी चाहिए। ये एक अच्छा अंग्रेज था भी, थॉमस मुनरो। इसको पता था कि अंग्रेजों को किसानों की अपने पुत्रों की तरह रक्षा करनी चाहिए। तो आज यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट आगे टॉपिक में स्टार्ट होगा। भी आज के लिए इतना ही।